हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। 1945 स्प्रिंग का समय था। एक 11 साल का लड़का हेलमुथ बेड पे लेटा हुआ था। तभी उसने अपने पेरेंट्स को सीरियस टोन में बात करते हुए सुना। उसके पापा ने बोला कि अब अलाइज हमारे साथ वो करेंगे जैसा हमने ज्यूज और डिसेबल्ड के साथ किया था। तो क्या अब टाइम आ गया है सुसाइड करने का? और क्या सिर्फ उसको सुसाइड करना चाहिए या फिर सबको एक साथ सुसाइड कर लेना चाहिए? अगले दिन वो हेलमुथ को वुड्स में ले गए और अच्छा टाइम स्पेंड किया। बाद में उन्होंने अपने आप को अपने ऑफिस में गोली मार ली और उनके यूनिफॉर्म को फैमिली फायरप्लेस में जला दिया गया। जो कुछ हुआ उससे हेलमुथ बहुत सदमे में था, इतना कि उसने अगले 9 साल तक घर में कुछ नहीं खाया। उसको ये डर था कि उसकी मम्मी उसको जहर न दे दे। हेलमुथ ने शायद रियलाइज नहीं किया हो, उसके फादर नाजी थे और अडोल्फ हिटलर को सपोर्ट करते थे। आप लोगों को हिटलर के बारे में कुछ बातें पता होंगी, जैसे हिटलर जर्मनी को एक शक्तिशाली पावर बनाना चाहता था। उसको पूरे यूरोप को कॉन्कर करना था। आपको शायद ये भी पता हो कि उसने बहुत से जूस को भी मारा था। नाजिज्म एक पूरा सिस्टम था। उनका अलग ही आइडिया था वर्ल्ड और पॉलिटिक्स को लेकर। मई 1945 को जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया। ये देखकर हिटलर, उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉर्बल्स और उसकी पूरी फैमिली ने बर्लिन बंकर में सुसाइड कर लिया। वॉर की एंड के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया गया न्यूरेमबर्ग में, जहां नाजी को जिन्होंने वॉर के टाइम क्राइम किया था, जैसे क्राइम अगेंस्ट पीस यानी वॉर स्टार्ट करना, वॉर क्राइम्स जैसे लड़ाई और दंगे करना, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी सिविलियंस और इनोसेंट्स को मारना। हिटलर ने वॉर के टाइम जैसे काम किए थे, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसकी बड़ी आलोचना हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी ने जेनोसाइडल वॉर की थी, जिसकी वजह से यूरोप में रह रहे अनेकों इनोसेंट सिविलियंस को उन्होंने मारा, जैसे 6 मिलियन जूस को, 2 लाख जिप्सीज को, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को, 70,000 जर्मन को जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड थे। नाजी ने बहुत से तरीके अपनाए थे लोगों को मारने के। उनमें से एक था उनको एक रूम में बंद करके हार्मफुल गैस पास करना। ऐसा ही एक गैसिंग सेंटर था आउशविट्ज में। जो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल था उसने सिर्फ 11 नाजीज को मौत की सजा सुनाई थी, बाकी को जेल की सजा। तो इनको सजा तो मिली, पर जितनी बारबैरिटी से इन्होंने दूसरों को मारा था उसके हिसाब से ये पनिशमेंट बहुत ही कम थी। अलाइज नहीं चाहते थे जर्मनी पे हार्श होना, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो जर्मनी पे हार्श हुए तो फर्स्ट वॉर के बाद जो हुआ वैसा दोबारा ना हो जाए। तो ऐसा क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था। 20th सेंचुरी में उसने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलके अलाइज, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया थे, उनके खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी। सारी कंट्रीज ने वॉर करना शुरू किया ये सोचकर कि वो तुरंत ही वॉर जीत जाएंगे, पर उनको ये नहीं पता था कि ये वॉर इतने सालों तक चलती रहेगी, जिसकी वजह से उन सब की रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम के कुछ एरियाज ऑक्यूपाई किए, पर फाइनली 1917 में अलाइज की तरफ अमेरिका की एंट्री हुई, जिसकी वजह से अलाइज जीतने लगी और सेंट्रल पावर्स हार गई। इन नवंबर 1918 जर्मनी की हार की वजह से वहां के एम्परर को अपनी पोजीशन का त्याग करना पड़ा, जिसकी वजह से अलग अलग पार्टीज को जर्मनी की राजनीति में आने का मौका मिला। उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई और वो वाइमर में जाके मिली, जहां पे उन्होंने जर्मनी के लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। और उन्होंने ये भी प्रोविजन डाला उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब कंट्री के सारे लोग मिलके राइक्सटाग या जर्मन पार्लियामेंट के लिए मेंबर या डेप्यूटीज को वोट करके चुनेंगे और कंट्री के सारे अडल्ट वोट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वुमेन। पर ये रिपब्लिक जर्मनी के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को जो बातें माननी पड़ी थी अलाइज की, वो बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इसे ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं और इसके अकॉर्डिंग जर्मनी की सारी ओवरसीज कॉलोनीज ले ली गई थी। उसकी 10% पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन, 26% कोल, उसकी मिलिट्री भी हटा दी गई ताकि उसकी पावर कम हो जाए। वॉर गिल्ट क्लॉज, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साई का पार्ट था, उसने वॉर का पूरा ब्लेम जर्मनी के ऊपर डाला और वॉर में जो भी नुकसान हुआ था अलाइज का, इन सब का पैसा भी जर्मनी को ही देना पड़ेगा। तो इसे जर्मनी को 6 बिलियन यूरोस देने थे। अलाइड की आर्मीज ने राइनलैंड को भी ऑक्यूपाई कर लिया। बहुत से जर्मन्स ने वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल बताया, न सिर्फ जर्मनी की डिफीट का, पर उसको जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में बातें माननी पड़ी थी उसके लिए भी। द इफेक्ट्स ऑफ वॉर।
वॉर का बहुत ही घातक प्रभाव पड़ा पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीकों से। कॉन्टिनेंट जो दूसरों को पैसा देता था, अब उसको खुद दूसरों से पैसा लेना पड़ रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप की सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा असर डाला। सोल्जर्स को सिविलियन से ऊपर रखा जाने लगा। पॉलिटिशियंस ने स्ट्रेस किया कि मेन को अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन होना चाहिए। मीडिया ने ट्रेंच में रहना ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, पर रियलिटी काफी अलग थी। सोल्जर्स बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते थे। उनको पॉइजनस गैसेस, एनिमी शेलिंग का सामना करना पड़ता था। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसे रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हुई, वैसे ही जर्मनी में भी स्पार्टसिस्ट लीग चाहती थी कि रशिया की तरह यहाँ पे भी रेवोल्यूशन हो और सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस आए। पर सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वो वाइमर में मिले और उन्होंने रिपब्लिक बनाई। इस वाइमर रिपब्लिक में स्पार्टसिस्ट लीग को शांत करने के लिए फ्री कॉर्प्स का सहारा लिया। फ्री कॉर्प्स एक प्राइवेट पैरामिलिट्री ग्रुप था जिसमें एक्स सोल्जर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ और एक्स ऑफिसर्स थे। फ्री कॉर्प्स ने मिलकर स्पार्टसिस्ट के विद्रोह को क्रश कर दिया, जिससे स्पार्टसिस्ट एंग्री हो गए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई। इसके बाद कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट हमेशा के लिए दुश्मन बन गए और ये पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन 1923 के बाद और भी बढ़ गया। क्या हुआ था कि जर्मनी ने ज्यादातर लड़ाई लोन लेके लड़ी थी और अब उसको वॉर रेपरेशंस चुकाने के लिए भी गोल्ड देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से गोल्ड का रिजर्व बहुत ही कम हो गया। तो 1923 में जर्मनी ने पे करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस ने जर्मनी का रूर एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। जर्मनी ने इस बात पर पैसिव रेजिस्टेंस किया और बहुत सारी पेपर करेंसीज प्रिंट करना शुरू कर दी। इतनी ज्यादा प्रिंटेड मनी होने की वजह से जर्मन करेंसी मार्क की वैल्यू बहुत कम हो गई। अप्रैल में $1 की वैल्यू 24,000 मार्क्स थी, यानी अगर हम लोगों को $1 चाहिए होता था तो हमें 24,000 मार्क्स देने पड़ते थे। इसकी वैल्यू जुलाई, अगस्त, दिसंबर में ये बढ़ती चली गई। तो जो सामान था वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में था, पर जो मनी है वो बहुत क्वांटिटी में हो गया। तो इसलिए लोगों में कंपटीशन था कि कौन कितने में वो सामान ले सकता है, और इसकी वजह से दिन ब दिन चीजों का दाम बढ़ने लगा। तो इसलिए जब मार्क की वैल्यू कम होने लगी तो चीजों का दाम बढ़ रहा था। इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। फाइनली अमेरिकन आए और उन्होंने जर्मनी के लिए डॉज प्लान बनाया ताकि जर्मनी पे इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। द इयर्स ऑफ डिप्रेशन 1924 से 1928 तक थोड़ी स्टेबिलिटी रही जर्मनी में। इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री की रिकवरी यूएसए के दिए हुए लोन से ही होती थी। पर जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ यूएसए में, तब से यूएसए का सपोर्ट खत्म हो गया। लोगों को लगा कि उनकी शेयर्स की वैल्यू और भी कम हो जाएगी फ्यूचर में। ये सोच के लोग अपना शेयर्स बेचने लगे। ये शुरुआत हुई ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की। अगले 3 साल में यूएसए की नेशनल इनकम आधी हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट कम हो गए। यूएसए में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका असर हुआ, पर सबसे ज्यादा असर हुआ था जर्मनी में। 1932 तक 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद हो गया था। वर्कर्स की जॉब्स छूट गई थी या फिर उनको कम वेजेस में काम करना पड़ रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से यंग लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज करने लगे। मिडिल क्लास, स्पेशली जिनको सैलरी या पेंशन मिलती थी, उनकी सेविंग्स कम होने लगी। स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटेलर्स का बिजनेस चौपट हो गया। सिर्फ जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे वही थोड़ा सही हालत में थे, पर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनकी भी बार्गेनिंग पावर कम हो गई थी। पीजेंट और वुमेन भी बड़े परेशान थे। पॉलिटिकली भी वाइमर रिपब्लिक कुछ खास नहीं कर रही थी। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट अनस्टेबल थी और डिक्टेटरशिप के प्रति वल्नरेबल थी। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलना जरूरी था, और ये मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए पार्टीज को कोलिशन बनाना पड़ता था। दूसरा ये डिफेक्ट था कि आर्टिकल 48 में प्रेसिडेंट को पावर मिली थी इमरजेंसी इम्पोज करने की, और इमरजेंसी में वो सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकते थे, यानी फ्रीडम और इक्वालिटी हटा सकते थे और खुद से रूल बना सकते थे। इसलिए लोगों को ऐसे सिचुएशन में इस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से विश्वास बिल्कुल ही उठ गया। हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। उसका ज्यादातर बचपन गरीबी में बीता। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तब उसने आर्मी में एनरोल किया और फ्रंट में एज अ मैसेंजर काम किया।
फिर कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए मेडल्स भी जीते। पर जर्मनी की डिफीट ने उसको हॉरिफाई कर दिया और वर्साई की ट्रीटी ने फ्यूरियस। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। फिर उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया और उसका नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। यही पार्टी आगे चल के नाजी पार्टी कहलाई। 1923 में हिटलर ने प्लान बनाया बवेरिया को सीज करने का और पावर अपने हाथ में लेने का, पर वो फेल हो गया। उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में रिलीज भी कर दिया गया। इनफैक्ट 1930s तक इतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला था हिटलर को। इट वाज आफ्टर द क्राइसिस जब नाजी का प्रोपेगेंडा काम आया, जिससे लोगों को लगा कि अब हिटलर ही उन सबको उस सिचुएशन से निकाल सकता है। 1928 में नाजी पार्टी को राइट्सटाग में सिर्फ 2.6% वोट मिले थे। 1932 में जब इलेक्शन हुए तब उसी नाजी पार्टी को 37% वोट मिले और वो सबसे बड़ी पार्टी बनी। हिटलर बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। उसने प्रॉमिस किया जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए, जो वर्साई ट्रीटी की वजह से इनजस्टिस हुई थी उसको रिस्टोर करेगा। उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जो काम ढूंढ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और कंट्री के यूथ का फ्यूचर सिक्योर होगा, और जो भी जर्मनी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है वो सब खत्म की जाएंगी। वो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज करता था और पब्लिक मीटिंग्स में कितने सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं ये दिखाता था और लोगों में यूनिटी का भाव लाता था। उसने बहुत से सिंबल्स का यूज किया, जैसे रेड बैनर्स विद हाकिन क्रूज और नाजी सल्यूट। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हाइंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की। अब पावर में आने के बाद हिटलर ने डेमोक्रेटिक रूल के स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। फरवरी में जर्मन के पार्लियामेंट राइट्सटाग में अचानक से मिस्टीरियस वे में आग लग गई। फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 में अनिश्चित टाइम के लिए सिविल राइट्स रोक दिए गए। डिक्रीज यानी ऑर्डर या फिर रूल जिसको मानना जरूरी होता है, और ये डिक्री हिटलर अपने आप से बना सकता था। उसको किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसने अपने एनिमीज कम्युनिस्ट को न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास हुआ और इस एक्ट ने जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी। इसने हिटलर को सारे पावर्स दे दिए पार्लियामेंट को हटाने के और डिक्रीज से रूल करने के लिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस बैन कर दिए गए। स्टेट ने इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह नाजीज चाहते थे। इसमें रेगुलर पुलिस के अलावा एसए या स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, गेस्टापो सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस थे। इनकी हेल्प से हिटलर लोगों पे नजर रखता था। अब नाजी लोगों को डिटेन कर सकते थे गेस्टापो टॉर्चर चेम्बर में, अपनी मर्जी से डिपोर्ट कर सकते थे और अरेस्ट कर सकते थे बिना कोई लीगल प्रोसीजर के। रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी याल्मार शाक्ट को दी थी, जिसने फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट को एम किया एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के थ्रू। इस प्रोजेक्ट की वजह से जर्मनी के सुपर हाईवेज और पीपल्स कार वोक्सवैगन प्रोड्यूस हुई थी। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी भी सक्सेसफुल रही। 1933 में वो लीग ऑफ नेशन से हट गया। 1936 में उसने राइनलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट किया अंडर द स्लोगन वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। फिर वो जर्मन स्पीकिंग सुडेटनलैंड, जो कि चेकोस्लोवाकिया का पार्ट था, उनको जर्मन एम्पायर के अंदर कर लिया। फिर कुछ टाइम बाद पूरा चेकोस्लोवाकिया भी एम्पायर के अंदर कर लिया। और इन सब के बीच में जब जर्मनी ये सब कर रहा था, इंग्लैंड ने चुपचाप रह के जर्मनी को खुली छूट दे दी, क्योंकि इंग्लैंड को भी लग रहा था कि ये जो वर्साई ट्रीटी थी बहुत हार्श थी। पर हिटलर इतने से रुका नहीं। शाक्ट ने हिटलर को एडवाइस किया कि रीआर्मामेंट में इतना ह्यूजली इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि अभी भी जर्मनी डेफिसिट फाइनेंसिंग से चल रही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च कर रही थी वो पैसा बोरो करके आ रहा था, और गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा जिससे बोरो किया है, तो थोड़ा सोच के स्पेंड करो। पर कॉशियस लोगों की कोई जगह नहीं थी नाजी जर्मनी में, इसलिए
वेरशाफ्ट को जाना पड़ा। हिटलर ने वॉर का रास्ता अपनाया इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए और उसने रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेजन किया, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। सितंबर 1940 में एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट हुआ जर्मनी, इटली और जापान में, जिसकी वजह से हिटलर की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। 1940 के एंड तक हिटलर अपने पावर के चरम पे था। अब हिटलर अपने लॉन्ग टर्म एम को पाने में लग गया, जो कि ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज को कॉन्कर करना था, जिसके लिए उसने जून 1941 में सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। और इस एपिक फेल में हिटलर ने जर्मनी को एक्सपोज कर दिया। वेस्टर्न फ्रंट की तरफ ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग हो रही थी और ईस्टर्न फ्रंट की तरफ पावरफुल सोवियत आर्मीज थी। सोवियत की रेड आर्मी ने जर्मन को धूल चटा दी और बुरी तरह हरा दिया स्टालिनग्राड पे और उनको भगा दिया। और इसकी वजह से सोवियत की हेजेमनी हो गई एंटायर ईस्टर्न यूरोप में आगे आने वाले हाफ सेंचुरी के लिए। मीनवाइल यूएसए ने बहुत रेजिस्ट किया था वॉर में इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो नहीं चाहता था वापस से वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। पर वो बहुत टाइम तक वॉर से बाहर नहीं रह सका। जापान एक्सपैंड कर रहा था अपने पावर्स ईस्ट की तरफ। उसने फ्रेंच इंडो चाइना ऑक्यूपाई कर लिया था और पैसिफिक में यूएस के नेवल बेस में अटैक करने का प्लान कर रहा था। जब जापान ने यूएस के बेस पर्ल हार्बर को बॉम्ब किया, तब यूएस की एंट्री हुई वर्ल्ड वॉर 2 में और वॉर एंड हो गई 1945 में विद द डिफीट ऑफ हिटलर। और यूएस ने जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट किया। तो वापस से चलते हैं हेलमुथ की स्टोरी पे और जानते हैं कि नाजी ने क्या क्राइम्स किए थे वॉर के समय। द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग लोगों के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं है, बस रेशियल हायरार्की है। उसके हिसाब से ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यन सबसे टॉप पे थे, जबकि ज्यूज सबसे नीचे थे। बाकी कलर्ड लोग बीच में थे, डिपेंडिंग अपॉन वो बाहर से कैसे दिखते हैं। हिटलर ने ये रेसिज्म बोरो किया था चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से। डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट था और उसने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ है बाय नेचुरल सिलेक्शन। हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में चार्ल्स डार्विन के आइडियाज में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया ऐड कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग जो स्पीशीज चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं अर्थ पे। डार्विन ने कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं एडवोकेट किया है, ऑलवेज सेड कि ये नेचुरल प्रोसेस है सिलेक्शन करना। पर उसके आइडियाज रेसिस्ट थिंकर्स और पॉलिटिशियंस ने यूज किए इंपीरियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए। नाजी का आर्ग्यूमेंट सिंपल था, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस विल सर्वाइव एंड द वीक ones will perish and Aryan race was finest। हमें आर्यन की प्योरिटी रिटेन करनी है, स्ट्रॉन्गर बनना है और वर्ल्ड पे डोमिनेट करना है। दूसरा एस्पेक्ट नाजी आइडियोलॉजी का रिलेटेड था जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट लिवेनस्ट्रॉम से या लिविंग स्पेसेस से। इसके अकॉर्डिंग जर्मनी को ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल यूरोप की तरफ एक्सपैंड करना चाहिए और वहाँ पे सेटल होना चाहिए और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को हटा के एक प्योर आर्यन रेस एस्टैब्लिश करनी चाहिए। इससे उसकी कंट्री का एरिया भी बढ़ेगा और क्योंकि ये पूरा टेरिटरी में उनके जैसे लोग होंगे तो एक रेशियली सुपीरियर सोसाइटी क्रिएट होगी और कंट्री में रिसोर्सेज भी बढ़ेंगी। तो हिटलर सारे जर्मन्स को कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था और पोलैंड उसके इस एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी बन गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रेशियल स्टेट। एक बार पावर में आने के बाद नाजीज ने अपनी ड्रीम्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर आर्यंस बनाने के लिए। और जो भी उनको अनडिजायरेबल लगते थे उनको फिजिकली एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। सिर्फ वो ही डिजायरेबल थे और सिर्फ वही लायक थे प्रॉस्पर करने के और उनकी ही फैमिली मल्टीप्लाई कर सकती थी। तो वो जर्मन जिनको इम्प्योर माना जाता था उनको जीने का कोई अधिकार नहीं था। यूथनेशिया प्रोग्राम के अंडर नाजी ने बहुत से लोगों को मार डाला जो फिजिकली और मेंटली अनफिट थे। ज्यूज ही खाली कम्युनिटी नहीं थी जो नाजी के अकॉर्डिंग अनडिजायरेबल थी। बहुत से जिप्सीज और ब्लैक्स जो नाजी जर्मनी में रह रहे थे उनको भी रेशियली इंफीरियर समझा जाता था, उनका भी प्रोसिक्यूशन हुआ। इवन रशियंस और पोल्स को भी सब ह्यूमन समझा जाता था। जर्मनी ने रशिया और पोलैंड का पार्ट कैप्चर किया था तो वहाँ के लोगों को स्लेव की तरह काम कराया जाता था। उनमें से बहुत से लोग हार्ड वर्क और स्टारवेशन की वजह से मर गए थे। ज्यूज को हेट करने का रीजन ये भी था कि क्रिश्चियन की हॉस्टिलिटी हमेशा से रही है ज्यूज के प्रति। उनका स्टीरियोटाइप करना कि उन्होंने क्राइस्ट को मारा था और वो लोग यूजर थे, यानी कि वो लोगों को पैसे देते थे बहुत ही ज्यादा हाई रेट पे।
मिडीवल टाइम्स तक जूस को कोई लैंड खरीदने की अनुमति नहीं थी, तो उनका मेन काम था मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग करना। और हिटलर का हेट्रेड जूस की प्रति कम नहीं हो जाता अगर जूस क्रिश्चियनिटी मान लेते, क्योंकि उसकी स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से कन्वर्जन से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका सिर्फ सोल्यूशन है टोटल एलिमिनेशन। द रेशियल यूटोपिया। जो पोलैंड ऑक्यूपाई किया था उसको डिवाइड किया गया। पोल्स को फोर्स किया गया अपना घर छोड़ने के लिए और जो भी प्रॉपर्टीज है वो भी छोड़ने के लिए, जो कि लेटर ऑन जर्मन्स ने ऑक्यूपाई कर ली। फिर पोल्स को एक अलग पार्ट जनरल गवर्नमेंट में रखा गया और हर अनडिजायरेबल्स का डेस्टिनेशन जनरल गवर्नमेंट ही था। पोलैंड की जो इंटेलिजेंसिया थी उन सबको मार डाला गया ताकि सारे लोगों को इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली स्लेव की तरह रखा जा सके। पोलिश चिल्ड्रन जो आर्यंस के जैसे लगते थे उनको उनके पेरेंट्स से छीन लिया जाता था और उनको रेस एक्सपर्ट्स एग्जामिन करते थे। अगर वो रेस टेस्ट में पास हो जाते थे तो वो जर्मन फैमिलीज के साथ रहते थे, और अगर नहीं तो उनको ऑर्फनेजेस में डिपॉजिट कर दिया जाता था, जहाँ पे ज्यादातर की मौत हो जाती थी। स्टेप्स टू डेथ। स्टेज 1 1933 से 1939 तक एक्सक्लूजन हुआ। इसमें अनडिजायरेबल्स के कोई राइट नहीं थे जर्मन लोगों के साथ रहने के लिए एज सिटीजन्स। न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजन्स ऑफ सितंबर 1935 के अकॉर्डिंग सिर्फ जर्मन या फिर जर्मन के ब्लड के लोग ही अब जर्मन एम्पायर के सिटीजन होंगे। जर्मन और जूस के भी शादी भी नहीं हो सकती थी। जूस नेशनल फ्लैग भी नहीं फहरा सकते थे। और भी मेजर्स लिए गए, जैसे जूइश के बिजनेस को बॉयकॉट किया गया, उनको सर्विसेज से निकाल दिया गया, उनकी प्रॉपर्टीज को बेच दिया गया, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप जलाए गए। स्टेज 2 गेटोइजेशन। 1940 से 1944 तक उनको राइट नहीं था सबके बीच में रहने का। 1941 में सारे जूस को येलो स्टार ऑफ डेविड पहनना पड़ता था। ये आइडेंटिटी मार्क था। उनके पासपोर्ट, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स और हाउसेस पे भी स्टैम्प कर दिया जाता था। जूस को अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गेटोज में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से गेटो में हंगर, स्टारवेशन और डिजीज होती थी। स्टेज 3 अनहाइलेशन। 1941 के बाद से उनको जीने का भी कोई अधिकार नहीं था। जूस को जूस हाउसेस से, कंसंट्रेशन कैंप्स और गेटोज से, यूरोप के अलग अलग पार्ट से डेथ फैक्ट्रीज में गुड्स ट्रेन में लाया जाता था और उनको गैस चेम्बर्स में डाल दिया जाता था, जिससे कि बहुत सारे लोग एक ही समय पे मार दिए जाएं कुछ ही मिनट में। यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर बहुत ही इंटरेस्टेड था कंट्री के यूथ में। उसको लगता था कि अगर उसको एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी चाहिए तो वो तभी हो पाएगी अगर वो वहाँ के बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बचपन से बताएगा। और उसके लिए बच्चों पे कंट्रोल होना चाहिए, स्कूल के अंदर और बाहर दोनों। तो स्कूल के अंदर क्या होता था, सारे स्कूल को क्लेंस्ड और प्योरीफाई किया जाता था। उसका मतलब है कि जो टीचर्स जूस थे या जिनको पॉलिटिकली अनरिलायबल समझा जाता था उनको डिसमिस कर दिया जाता था। चिल्ड्रंस को भी अलग अलग बांटा जाता था। जर्मन और जूस एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ना ही एक साथ खेल सकते थे। फिर बाद में जो अनडिजायरेबल बच्चे थे जैसे जूस या फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर जिप्सीज, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। और फाइनली 1940s में उन बच्चों को भी गैस चेम्बर्स में ले गए और गुड जर्मन चिल्ड्रन को नाजी स्कूलिंग दी जाती थी। स्कूल की टेक्स्ट बुक्स को भी बदला गया, रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस की गई ताकि जो नाजी कर रहे हैं उसको जस्टिफाई किया जा सके। जूस को स्टीरियोटाइप किया जाता था, बच्चों को सिखाया जाता था कि वो लॉयल रहें, सबमिसिव बने, जूस को हेट करें, हिटलर को वर्शिप करें। इवन स्पोर्ट्स के थ्रू भी बच्चों को वायलेंस और एग्रेसिव होना सिखाया जाता था। हिटलर का मानना था कि बॉक्सिंग से बच्चे स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन बनेंगे। यूथ ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी सौंपी गई जर्मन के यूथ को नेशनल सोशलिज्म की स्पिरिट सिखाने के लिए। 10 साल के बच्चों को जंग वोक जाना पड़ता था। 14 साल में सारे लड़कों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती थी, जिसमें उनको सिखाया जाता था लड़ाई को वर्शिप करना, अग्रेसिव होना, डेमोक्रेसी को कंडेम करना, जूस और सारे अनडिजायरेबल्स को हेट करना। ये सब ट्रेनिंग के बाद उनको लेबर सर्विस में ज्वाइन करना था लगभग 18 साल की उम्र में। उसके बाद उनको आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना होता था। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड।
नाजी जर्मनी में बच्चों को लगातार बताया जाता था कि वुमेन मेन से अलग हैं और जो लड़ाई कर रहे हैं कि इक्वल राइट्स होने चाहिए मेन और वुमेन के लिए, ये सब गलत है और ये जो सोसाइटी है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर ये दोनों इक्वल हो गए। एक तरफ लड़कों को सिखाया जाता था अग्रेसिव, मस्कुलिन और स्टील हार्टेड होना, लड़कियों को बोला जाता था कि उनको अच्छी मम्मी बनना चाहिए और प्योर ब्लडेड आर्यंस को पैदा करना चाहिए। गर्ल्स को उनके रेस की प्योरिटी मेंटेन करनी है और जूस से दूर रहना है, घर का ध्यान रखना है, अपने बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखानी है। 1933 में हिटलर ने बोला कि इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन, बट नाजी जर्मनी में सारी मदर्स इक्वली ट्रीट नहीं की जाती थी। वुमेन जो रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी उनको पनिशमेंट मिलती थी और जो डिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा करती थी उनको अवार्ड दिया जाता था, उनको फेवर किया जाता था हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के समय और शॉप्स, थिएटर, रेलवे फेयर्स पे भी कंसेशंस मिलते थे। वुमेन को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए बोला जाता था, तो इसलिए जिनके 4 बच्चे थे उनको ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था, 6 के लिए सिल्वर और 8 या उससे ज्यादा के लिए गोल्ड। जो आर्यन वुमेन प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट से अलग जाती थी उनको पब्लिकली शेम किया जाता था, बहुतों को इसके लिए जेल सेंटेंसेस मिले। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, नाजी रिजीम ने लैंग्वेज और मीडिया का यूज बहुत ही केयरफुली किया। नाजी ने कभी किल या मर्डर जैसे शब्द नहीं यूज किए उनके ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। मास किलिंग को स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, यूथनेशिया, सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन ये कहते थे। इवैक्यूएशन मतलब था लोगों को गैस चेम्बर में डालना, और गैस चेम्बर्स को भी गैस चेम्बर नहीं बोलते थे बल्कि डिसइंफेक्शन एरियाज कहते थे। इनफैक्ट वो बाथरूम जैसा ही लगता था जिसमें फेक शावर हेड्स भी थे। मीडिया का यूज बहुत ही केयरफुली किया गया था उनके सपोर्ट के लिए और उनके वर्ल्ड व्यू को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। नाजी के आइडियाज विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स, लीफलेट्स के थ्रू पहुंचाए जाते थे। पोस्टर्स में जर्मनी के एनिमीज को स्टीरियोटाइप किया जाता था, उनका मजाक बनाया जाता था, अब्यूज किया जाता था और उनको इविल बताया जाता था। ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो कॉमन पीपल ने नाजिज्म के लिए कैसे रिएक्ट किया? कुछ लोग नाजी आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित हुए, उनको हेट्रेड और एंगर आता था अगर वो किसी ऐसे इंसान को देखते थे जो ज्यू जैसा दिखता था। उनको जेन्युइनली लगता था कि नाजी उनको प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे। बट सारे जर्मन नाजी नहीं थे, बहुत लोगों ने नाजिज्म के खिलाफ आवाज उठाई थी जिसकी वजह से उनको पुलिस, रिप्रेशन और डेथ तक झेलनी पड़ी। पर लार्ज मेजॉरिटी सिर्फ देखती रही। पैस्टर निमॉयलर एक रेजिस्टेंस फाइटर थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, एक मिस्टीरियस सी शांति है जर्मनी के साधारण सिटीजन्स के बीच में। इतनी बुरी तरीके और ऑर्गेनाइज्ड वे में इतने जो क्राइम्स हो रहे थे उसके अगेंस्ट कोई बोल ही नहीं रहा है। जैसे ज्यूस को लगा नाजी जर्मनी में, वो तो एक अलग ही स्टोरी है। शार्लेट ब्राट्स थर्ड राइच ऑफ ड्रीम्स लिखी जिसमें वो बताती हैं कि ज्यूस खुद ही बिलीव करने लगे स्टीरियोटाइप्स पे। उनको लगता था कि ये सब सही है, शायद से उनकी नाक वैसी ही है जैसा लिखा है, शायद से वो वैसे ही चलते हैं जैसा लिखा है। नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट, ये जो चीजें हो रही थी नाजी जर्मनी में, इसकी बातें सबको नहीं पता थी। पर वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद आखिर में सबको पता चला कि जर्मनी में कितने भयानक चीजें हो रही हैं। ज्यूज जिन्होंने सबसे ज्यादा अट्रॉसिटीज फेस की थी, वो चाहते थे कि वर्ल्ड उनकी अट्रॉसिटीज और सफरिंग समझे जो नाजी किलिंग ऑपरेशंस में हुई, जिसको हॉलोकॉस्ट भी कहते हैं। जो भी लोग इन सब जगह कैद थे वो सब चाहते थे कि वर्ल्ड को पता चले कि नाजी उनके साथ क्या कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड नाजी इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। बट अभी भी हॉलोकॉस्ट हमें याद है फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री, मेमोरियल्स, म्यूजियम्स के थ्रू। और ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसे बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई थी। एक एम्बैरसिंग रिमाइंडर है उनके लिए जिन्होंने कोलैबोरेट किया था, और एक वार्निंग है उनके लिए जो ये सब देखते रहे और चुप रहे। तो हमें इन सब के बारे में समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में ऐसा किसी के भी साथ नहीं हो। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय।